जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये है चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम 10th क्लास। ओके, लेट्स सी इसमें क्या क्या है। ओके गाइस, तो ये जो हमारा चैप्टर है ये है मेरा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, हमारे पास क्या क्या रिसोर्स हैं, ठीक है, वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट में कैसे वो हमें टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सबसे पहले तो यार ये रिसोर्स क्या चीज़ है, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में तुम्हें डेफिनेशन मिल जाएगी रिसोर्सेज की। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर कंट्री which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource। इसका मतलब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ है, ठीक है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, बट शर्त क्या है मेरे बच्चे, शर्त समझना, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब होगी जब मान लो मैंने गोल्ड निकालना था, मुझे क्या निकालना था, गोल्ड निकालना था। अब 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए पता लग गया मेरे लग गए 1 करोड़ रुपए, तो ये फिजिबल नहीं है ना। अब मैंने सोचो वाटर की तलाश करनी थी, मुझे पानी चाहिए था, ठीक है, पानी को जब भी हमें पानी चाहिए तो क्या करता है, डिग करना पड़ता है, ठीक है, जब जब डिग करूंगा तो नीचे नीचे मुझे पानी मिलेगा। पता लगे मैंने उस डिगिंग के प्रोसेस में इतना खर्चा कर दिया, इतना एक्सपेंस कर दिया और जो मुझे पानी मिला वो उसके हिसाब से नहीं मिला, तो वो रिसोर्स नहीं कहला पाएगा, क्योंकि उस रिसोर्स को निकालने के लिए तो जो बाकी रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन ज़्यादा हो गया है ना, एनर्जी ज़्यादा लग गई, पैसा ज़्यादा लग गया, मैन पावर लग गई। इसीलिए एवरीथिंग अवेलेबल, जो भी अवेलेबल है, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, शर्त ये है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सारे पेड़ काट दिए और फिर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आई होप रिसोर्स की डेफिनेशन क्लियर होगी। यही मेरा कहलाता है बच्चे रिसोर्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, रिसोर्स को जो है हम 3-4 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन का मतलब कहाँ से आ रहे हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। ठीक, एग्जॉस्टिबिलिटी में, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है कि खत्म होंगे या खत्म नहीं होंगे, उसके बेसिस पे क्या है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब कौन उसको ओनर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल उसका ओनर है, कोई कम्युनिटी ओन करती है, नेशनल या इंटरनेशनल। अब जैसे आप इंटरनेशनल वाटर्स में जाओगे, ओशियंस में जाओगे, तो ये थोड़ी नहीं कि वहाँ जाके पता लगे ओशियन के रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर दिया, उसके लिए आपको पूरा का पूरा परमिशन लेनी पड़ेगी, कई पेपर्स होंगे, कई चीज़ें होंगी, उन चीज़ों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, क्या जो रिसोर्स हम निकाल रहे हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो फुलफिल कर सके नीड को। ठीक है, क्या हम उसके स्टॉक्स को, और क्या हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो उसके स्टॉक्स को और रिजर्व्स को हम रख सकें टाइम टू टाइम, है ना, हम उन चीज़ों को एक्सेस कर सकें आफ्टर जब भी हम उनको निकाल लेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये चार्ट देख लेते हैं, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रिसोर्सेज वाला चार्ट। रिसोर्सेज बचे नेचुरल, ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल पे आएंगे तो बच्चे नेचुरल पे क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब जो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल का मतलब जो टाइम टू टाइम नहीं बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोल है, अब कोल जो है, ठीक है, ये एक फॉसिल फ्यूल है ना, एक बहुत अच्छा रिसोर्स है किसके लिए, एनर्जी के लिए। पहले जो ट्रेन चलती थी, जो उसमें जो इंजन होता था वो होता था स्टीम इंजन। क्या होता था उसमें,
स्टीम इंजन। ठीक है, अब ये स्टीम इंजन के लिए स्टीम चाहिए होती थी, ये कोल को बर्न करके मिलती थी, है ना। अब चूंकि कोल लिमिटेड है ना, ये क्या है, लिमिटेड। एंड ये लिमिटेड क्यों है, क्योंकि कोल को जो बनने में है वो टाइम लगता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में दो हैं, एक है रिसाइकेबल, एक है नॉन रिसाइकेबल। देखो फॉसिल फ्यूल लिखा हुआ है ना, फॉसिल फ्यूल को बनने में यार मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, इसीलिए नॉन रिसाइकेबल है और एक तरह से नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि मान लो आज जो मैंने कोल को बर्न करा, ठीक है, अब वो कोल तो आज चला गया ना, वो कल के कल तो नहीं बनेगा, उसको बनने में हजारों करोड़ साल लगेंगे, इसीलिए नॉन रिसाइकेबल है और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आते हैं तो कॉन्टिन्यूअस विंडो एनर्जी हो गई, रोज चलती है। सन, सोलर है ना, सोलर एनर्जी भी क्या है, रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल में और है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब जो हमें आसपास से मिल रहे हैं, आसपास मतलब जैसे नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ, इन चीज़ों से हमें मिल रहे हैं, फॉरेस्ट से मिल रहे हैं, वुड हो गई, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्स। ह्यूमंस में आओ, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो बट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बने हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट हमने कोई बिल्डिंग्स बना रखी हैं, वो किस तरह से हमारी हेल्प कर रही हैं, किस तरह से वो रिसोर्स कहला रही हैं। ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि बच्चे उनकी क्वांटिटी इतनी अच्छी है कि नहीं कि सब लोगों तक पहुंच जाए, और क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर सब लोगों तक पहुंच रही है तो उस पहुंचने के बाद किसी का भी उससे नुकसान ना हो, सबके लिए वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं एक बार दोबारा से। ठीक है, ओरिजिन मतलब कहाँ से निकल रहे हैं, बायोटिक है, एबायोटिक है, मतलब नॉन लिविंग है या लिविंग है। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी मैंने अभी बता दिया। ओनरशिप आई होप क्लियर होगा, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी का है। इंडिविजुअल मतलब जैसे आपका मान लो गांव में घर है, ठीक है, आपकी मिट्टी है ना, वो आपके नाम पर है, तो आप उसमें कोई मान लो खेती कर रहे हो, कोई पौधा उगा रहे हो, गोभी उगा रहे हो, भिंडी, कुछ भी उगा रहे हो, है ना, तो बच्चे वो तो आपकी हुई ना। अब ऐसा तो नहीं होगा गवर्नमेंट कल को आके बोलेगी भाई निकलो यहाँ से धक्के मार के, है ना, तो वो रिसोर्सेज तो क्या है एक तरीके से आपके हैं। तो ऐसे कम्युनिटी वाले भी हैं, नेशनल के भी हैं और इंटरनेशनल के भी। जैसे नेशनल की टर्म्स में बात करूँ, अब मान लो जो हमारी ब्लैक सॉइल है, ठीक है, कौन सी सॉइल है, मान लो ब्लैक सॉइल, ठीक, अब ये तो हमारे देश के अंदर है, ठीक है, जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश वाला एरिया है वहाँ पर है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि पाकिस्तान आएगा और बोलेगा नहीं भाई मुझे यहाँ पे खेती करनी है, तो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर जो ओनरशिप है वो हमारी है, हमारे इंडिया की है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक बार यहाँ पर आते हैं बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। लेट्स सी इस डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में क्या है। ओके, सबसे पहले तो बच्चे आपको पता है जो ये रिसोर्सेज हैं एक तरह के फ्री गिफ्ट्स हैं, किसके, नेचर के। नदियाँ बह रही हैं, कोई टैक्स ले रहा है नेचर, नहीं ले रहा, ठीक है। फॉरेस्ट है, फल दे रहा है, कोई नेचर कोई टैक्स ले रहा है, नहीं ले रहा, गवर्नमेंट ले रही है वो अलग बात है, ठीक है, बट नेचर तो कोई टैक्स नहीं ले रहा। और हम सबको पता है जब हमें कोई चीज़ फ्री की मिलती है हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, है ना। तो लेट्स सी, अब बच्चे इन रिसोर्सेज के फ्री में होने की वजह से क्या हुआ, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल आए कि भाई मान लो आपके एरिया में 20 लोग हैं, सबको अच्छे खासे रिसोर्सेज मिल रहे थे, है ना, सबको भाई पानी भी मिल रहा था, है ना, सबको भाई अच्छी खासी उनके पास सॉइल भी थी, मिट्टी थी, ठीक है, सबको अच्छा खासा फूड मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि सॉइल अच्छी है तो फूड अच्छा मिल रहा है, ठीक है, पानी मिल रहा है, मिट्टी अच्छी है, फूड अच्छा है, सब कुछ मिल रहा था। अचानक से 5 बंदे आते हैं, ठीक है, ये 5 लोग कहते हैं हमें ज़्यादा चाहिए, ठीक। अब उस ज़्यादा की वजह से क्या हुआ, जो पहले अच्छी तरह से 20 लोगों में डिवाइड हो रहा था, इन्होंने जब उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया,
तो क्या हुआ, रिसोर्सेज धीरे धीरे कम तो होंगे। अब जब रिसोर्सेज का डिप्लीशन शुरू हो गया तो अब सबके लिए रिसोर्सेज उतने नहीं बचेंगे, सबको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, accumulation of resources in few hands which in turn divides society into two segments, have and have nots or rich or poor। बच्चे अब साफ सीधी बात है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर है आज की डेट में उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, है ना। जैसे मान लो एक पुअर बंदा है, ठीक, अब इस पुअर को पीने के लिए अच्छा वाला पानी चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा वाला पानी चाहिए। अब हम सबको पता है, आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे, जो 20 रुपये वाली बिस्लेरी की बोतल लोगे या पानी की बोतल लोगे वो कम से कम 20 रुपये की आती है, वो होती है 1 लीटर। अब खुद सोचो, एक गरीब बंदा 20 रुपये अगर इस पानी पे ही खर्च कर देगा तो वो खाएगा क्या और कमाएगा क्या, और वो भी 1 लीटर है। तो दिन में उसको अगर 5 लीटर पीना है तो भाई के 100 रुपये चले गए सिर्फ पानी पीने पे, है ना। जबकि रिच के पास ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा ज़्यादा है, उसके पास पावर ज़्यादा है ना। तो पावर ज़्यादा होने की वजह से वो रिसोर्सेज को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ओके, लास्ट पॉइंट बच्चे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। One of the very important point guys, इसको याद कर लेना, नोट कर लेना, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पॉइंट को, समझो ज़रा। आज से पहले जब सपोज करो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, हमने क्या कर दिए, भाई साहब काटो, पेड़ों को काटो, इधर से काटो उधर से काटो, कोई मतलब नहीं है, इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज बना दी, भाई इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। एनर्जी के लिए क्या करें भैया, फॉसिल फ्यूल, क्योंकि पहले तो ये सोलर एनर्जी वगैरह थी नहीं, क्या चाहिए, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल निकालो, फॉसिल फ्यूल कहाँ से निकलेंगे, फॉसिल फ्यूल निकलेंगे कहाँ से, ज़मीन में से, अर्थ में से। उसके लिए हमने क्या करा, खोदना शुरू कर दिया। अब जब खोदना शुरू करा उससे क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, जितना ज़्यादा खोदेंगे उतना लैंड में क्या होगी, दिक्कत होगी। हमने इन फॉसिल फ्यूल को बर्न करा, बर्न करने की वजह से क्या हुआ, हीट, और हीट की वजह से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का असर आज हम देख रहे हैं, ठीक है, मौसम का पता ही नहीं लग रहा, कभी क्या हो रहा है कभी क्या नहीं हो रहा है ना। बाहर निकलोगे आपको लगेगा बारिश होने वाली है, 5 मिनट बाद अंदर आओगे देखोगे धूप है ना। टेम्परेचर आप देखो किस तरह से 45 डिग्री पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों हुआ मेरे बच्चे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, हमने मतलब रिसोर्सेज की आड़ में जो हो सकता है वो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चे होना क्या चाहिए था, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज has become essential for sustained quality and global peace। बच्चे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए ना। अब मेरे पास मान लो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ, 9 को वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये कोई इक्वालिटी थोड़ी ना है। 2 को तो मैंने अच्छा मटेरियल दे दिया, अच्छे नोट्स दे दिए, ठीक है, बाकियों को बोला तुम भाई बाय बाय टाटा घर जाओ, दैट विल, है ना, दिस इज नॉट एथिकल। और इस वजह से क्या होगा बच्चे, हमारे नेचर में, हमारी एक ह्यूमन साइकिल में प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। ओके, अब बच्चे इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज माय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इस पे स्टार मार्क कर लो, आज के टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development, economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future
जनरेशन। ये तो भैया पढ़ दिया इंग्लिश में, अब सही से बताओ बच्चे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि एनवायरनमेंट को कोई भी लॉस ना हो और रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करें कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी इन रिसोर्सेज को सेव कर लिया जाए। दिस इज माय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद बच्चे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट हुआ, ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ माई रियो दे जेनेरियो अर्थ समिट 1992। इसको डिटेल में देखते हैं क्या हुआ था इसमें। जून 1992 में मेरे बच्चे 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो दे जेनेरियो। रियो एक जगह है ब्राज़ील में, ठीक है, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। तो कोई पूछे फर्स्ट, MCQ में बच्चे 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था रियो दे जेनेरियो में, ठीक है। ये जो समिट था ये था टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। बच्चे एनवायरमेंटल की प्रोटेक्शन के लिए हमने देखा, सोसाइटी ने ऑब्जर्व करा कि यार एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक समिट रखा गया, पहला अर्थ समिट। कहाँ पर? रियो दे जेनेरियो में 1992। ओके, यहाँ पर डिफरेंट लीडर्स आए, ठीक है। इन्होंने क्या साइन करा? इन्होंने साइन करा डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल diversity. The Rio Convention endorsed the forest principle and adopt Agenda 21। बच्चे ये Agenda 21 किस में अडॉप्ट हुआ, कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 1992 में। कहाँ पर साइन हुआ? रियो में साइन हुआ। पहला इंटरनेशनल समिट कौन सा था? रियो दे जेनेरियो ब्राज़ील में था, 1992 में था। और एजेंडा 21 इसी में अडॉप्ट करा गया। क्यों? ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दी जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जाए, इसको आगे रखा जाए, ठीक। लेट्स सी ये एजेंडा 21 है क्या। ओके, देखते हैं बच्चों। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 भी मैंने बताया है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में। कहाँ पे हुई थी बता दिया बच्चे? ब्राज़ील में। ये क्या कर रहा है? ये गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता दिया भैया, बिल्कुल बता दिया। ये एजेंडा क्या काम करता है बच्चे? एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, one of the major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda। मतलब ऐसा नहीं है कि एक कंट्री ने जब साइन करा तो कंट्री उसको देखे, नहीं, लोकल गवर्नमेंट भी अपने अकॉर्डिंग एजेंडा 21 बना सकती है कि भाई मान लो मेरे यहाँ पानी ठीक है लेकिन दूसरे स्टेट में पानी की प्रॉब्लम है, तो अब क्या होगा? पानी की जब प्रॉब्लम होगी, बहुत सिंपल सी बात है, तो वहाँ का एजेंडे में 21 एजेंडा 21 में पानी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कहाँ तक क्लियर होगा बच्चे? एजेंडा 21 तक, रियो दे जेनेरियो तक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। बच्चे ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि डेवलपमेंट, रिसोर्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये 3 पॉइंट्स सिंपल, पेपर में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन 3 को ओवरकम करने के लिए क्या हुआ? सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अडॉप्ट कहाँ करा गया? एजेंडा 21 बनाया गया। कहाँ पर? रियो दे जेनेरियो में। और एजेंडा 21 क्या था वो अभी भी डिस्कस कर लिया। नाउ बच्चे, रिसोर्स प्लानिंग। ओके, किस तरह से रिसोर्स की प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। जो प्लानिंग है, ठीक है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजी है ताकि हम रिसोर्सेज का सही से यूज कर सकें, ठीक है। और बच्चे बड़ी बात तो है, इसका ना बड़ा इंपॉर्टेंस है इंडिया जैसी कंट्री में।
क्यों? पॉपुलेशन, सबसे मेजर फैक्टर तो क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ताकि सबको रिसोर्सेज मिल सकें, अच्छे से मिल सकें, इसीलिए उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आप यहाँ तक तो क्लियर होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ से निकल के यार? दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है बच्चे, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इट हैज़ एनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर कौन सा रिसोर्स है और कैसे उसको हम एक्सट्रैक्ट करें, कैसे उसको अच्छे से यूज़ करें। ओके, लेट्स सी। ओके, इंडिया में क्या है ना, कुछ रीजंस हैं, ठीक है, विच जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो, ठीक। जैसे हमारे झारखंड में हमको पता है ओर्स बहुत सारे हैं, मिनरल ओर्स, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, ठीक है, कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है। जबकि उत्तराखंड हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, या साउथ की बात करें, यहाँ पर डिपॉजिट इतने ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप खुद सोचो कि मान लो झारखंड में मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए। कितने लगाए? 10 करोड़। और मुझे वहाँ से मिल गया मान लो 50 करोड़ का कोयला, मतलब कोल। लेकिन वही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ तमिलनाडु की तरफ, मैंने वहाँ पे भी लगाए 10 करोड़ और पता लगे कोल मिला मुझे 1 करोड़ का। तो बच्चे ऐसे चीज़ों में कोल को हम रिसोर्स काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना हमें चाहिए था उसका तो खर्चा हो गया है ना। जितना रिसोर्सेज को निकालना था उससे तो रिसोर्सेज लग गए, है ना। तो नेट क्या हो गया? नेट में तो हम नेगेटिव में चले गए। ओके, नाउ लेट्स सी। जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश जैसे हैं, ठीक है, जहाँ पर कोल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाटर बहुत ज़्यादा है ना। बट प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, लैक्स इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ पे क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसलिए हम उस रिसोर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। राजस्थान, ठीक है, सोलर और विंड एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी हो सकती है, बट अगेन वाटर रिसोर्सेज नहीं है। लद्दाख, जिसको हम कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, इट इज़ वेरी rich cultural heritage but deficient in water, infrastructure and some vital minerals. Okay, now इसके लिए हमें प्लानिंग चाहिए ताकि हम रिसोर्सेज की प्लानिंग को एक बैलेंस तरीके से चलें, ताकि नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब खुद सोचो, जैसे सपोज करो मैं उत्तराखंड से हूँ, ठीक है, हम पहाड़ों में रहते हैं, आप उत्तराखंड की तरफ जाओगे, ठीक है, हमारे एरिया की तरफ जाओगे, मेरे गांव की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि यार फॉरेस्ट है ना, वाटर है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। जैसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, तो ये भी एक तरह के रिसोर्सेज ही तो हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम देख रहे हैं कि हमारे देश में हर जगह, मतलब कहीं पे कोई चीज़ है तो कहीं पे कोई चीज़ नहीं है। ओके, आगे चलते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चे। इसमें रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, बच्चे एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं और देखते हैं क्या है क्या नहीं है इसमें। पहला, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने तुमको बोला कि जाओ रिसोर्सेज के बारे में देख कर आओ कौन सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा ना कि तुम जाते खुदाई करना शुरू कर दोगे। पहले एरिया में जाओगे, ठीक है, उस रीजन में जाओगे,
देखोगे कि यहाँ पर किसी क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स है, कितने एरिया में वो रिसोर्स है, ठीक है, उस रिसोर्स को निकालना कितना आसान है और निकालने के बाद उसकी क्वालिटी क्या अच्छी है, क्वांटिटी क्या वो अच्छी है, ये सब चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, चेक करनी। दूसरा, वो कितने एरिया में है, ठीक है, पता लगे तुम मार्क करके आ गए इतना एरिया, वो था इतने एरिया में, तो इतना एरिया में तो मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई ना। और बच्चे मेहनत यहाँ पर खाली लेबर नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मेहनत है, यहाँ पर इकोनॉमिकली मेहनत है, पॉलिटिकली मेहनत है। ओके, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। दूसरा, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resource development plans। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, अब ऐसा तो है नहीं कि ऐसा पता लग गया आपको उसका सीधा निकालना शुरू, नहीं, उसके बाद प्लानिंग करोगे कि किस टाइम पे निकालना चाहिए, इस समय बारिश तो नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजी है ना बच्चे, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में, क्योंकि पहले तो इतनी एडवांस नहीं थी, बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है। दूसरा, उसके लिए इंजीनियर्स ढूंढोगे, है ना, कि भैया किसके पास वो स्किल है, क्लियर। उसके बाद इंस्टीट्यूट सेटअप करोगे, पूरा पूरा प्रोसीजर चेक करोगे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, किस टाइम पे होगा किस टाइम पे नहीं होगा। ये रिसोर्स प्लानिंग का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। अब बच्चे ऐसा तो है नहीं कि आपको सब पता लग गया और आपने रिसोर्स को ज़मीन से या जहाँ से भी मिल रहा है वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या वो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्लान में आता है या नहीं आता है। पता लगे नेशनल डेवलपमेंट प्लान ये कहता है कि जिस एरिया में 1 टन कोल मिले, सब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, 1 टन कोल मिले, वहाँ पर हमको कोई भी खुदाई नहीं करनी है, वहाँ से हमें कोल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। और आपने क्या करा कि वो रिसोर्स था, कितना था, 1 टन, चलो भाई निकालना शुरू कर दो। तो बच्चे ये नेशनल डेवलपमेंट के क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। तो हमारे जो प्लान्स हैं, जो वो जो कम्युनिटी सेटअप होगी, जो इंस्टीट्यूट सेटअप होगा, उसके जो प्लान्स हैं वो नेशनल प्लान के साथ मैच करने चाहिए। क्या करने चाहिए, मैच करना चाहिए। ओके, अब इंडिया ने क्या अप्रोच करी, इंडिया हैज़ मेड concerted efforts for achieving the goals of resources planning right after from the first 5-year plan launch after the independence। बच्चे 5-year plan एक लॉन्च करा है। 5-year plan का मतलब क्या है, हम 5 साल तक का इसमें डिस्कस करेंगे कि 5 साल तक का प्लान कैसा होगा, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट करना है और कौन सा डेवलपमेंट करना है। ओके, ओके बच्चे, now the availability of resources is necessary condition for development of any region, obvious सी बात है, but mere availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development। okay, now यहाँ पे कुछ हैं जो रिच है रिसोर्सेज में, लेकिन कुछ हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है। ऊपर से जैसे कुछ जगह रिसोर्सेज नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, दिल्ली को ले लो एग्जांपल के लिए, है ना, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली को स्टडी करते हैं, हमारी दिल्ली को। तो ये दिल्ली जो है ये इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ पे इतने रिसोर्सेज नहीं है। बट झारखंड की तरफ जाओ, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बट बच्चे इकोनॉमिकली उतना डेवलप नहीं है ना। नाउ थोड़ा सा आगे बच्चे हैं बढ़ते, तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे
कि जो जब कॉलोनाइजेशन था, मतलब हम पे जब फॉरेनर्स जो है रूल कर रहे थे, ब्रिटिश रूल कर रहा था, तो एक्चुअल में जो हमारा रिच रिसोर्सेज है, आप देखोगे बच्चे इंडिया में लगभग हर रिसोर्सेज है, पानी हो गई, हवा हो गई, मतलब क्या नहीं है, मिट्टी से लेके सब कुछ है ना। तो इसी ने एक्चुअल में फॉरेन इन्वेडर्स को क्या करा, अट्रैक्ट करा, ठीक है। बट पहले प्रॉब्लम क्या थी कि जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। ओके, अब जब इनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, ठीक है, हायर लेवल आ गई टेक्नोलॉजी की, कि इनके पास कॉलोनाइजिंग कंट्रीज के पास, इन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और अपनी कॉलोनीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने हमारी हेल्प करी है? नहीं, इन्होंने अपने लिए हेल्प करी है। आप बच्चे इतिहास में जाओगे थोड़ा सा तो आप पढ़ोगे, कॉटन इन्होंने हमारे यहाँ उगाया, बेचा अपने देश में और यूज भी वहीं करा, ठीक है। इजिप्ट में तो इन्होंने उतना बुरा हाल कर दिया कि मोस्टली खेती उन्होंने कॉटन की ही करी, उनको फोर्स करा कॉटन करने के लिए। इंडिगो, जब गांधी जी आए, गांधी जी ने चंपारण इवेंट में हेल्प करी, है ना, पीजेंट्स की और फार्मर्स की, तो इंडिगो हमारे लिए थोड़ा ना था, वो इंडिगो तो उनके लिए था, क्योंकि उनको वहाँ पे कम्पीट करना था, क्योंकि जर्मन डाइज वहाँ पे उस टाइम, जर्मन की सिंथेटिक डाई थी, वो डेवलप हो चुकी थी, है ना। अब बच्चे इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से क्या हुआ कि सब रिसोर्सेज धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होते हुए खत्म होते गए। ओके, अब यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, दैट इज माय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सबको पता है बच्चे रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है किसी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, एनवायरमेंटल, जैसे कि आपको पता है आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, ये पहले तो हमने सोचा नहीं, अरे कोल मिल रहा है आओ जला दो उसको, है ना, ये चीज़ मिल रही है, अरे वाह जला दो, पेट्रोल निकाल दो जितना हो सकता है, गाड़ियाँ चल रही है मस्त, है ना। इन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए रिसोर्स का कंजर्वेशन का होना बहुत ज़रूरी है और हर लेवल पे हमें उसका ध्यान रखना है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट important example in this, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resources conservation in these words. उन्होंने क्या बोला, बच्चे गांधी जी ने क्या बोला, देयर इज इनफ रिसोर्सेज, देयर इज enough resources for everybody's need and not for anybody's greed। रिसोर्सेज हमारे पास इतने हैं कि किसी की सबकी नीड को पूरी कर सकता है, लेकिन इतने नहीं है कि वो लालच को पूरा कर सके, है ना। He plays the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for the resource development depletion at the global level। He was against the mass production and wanted to replace this production by the masses। बच्चे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पेट्रोलियम को ले लो सपोज, है ना, पेट्रोलियम हमको पता है ज़मीन से निकलता है ना, पानी के नीचे से निकलता है। अब ये जो पेट्रोलियम है इससे चलती हैं कार्स फॉर एग्जांपल। अब हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कार्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी कि हमने ये नहीं सोचा कि हम वो पेट्रोल कहाँ से लाएंगे, उस चक्कर में पेट्रोल का महंगा होना शुरू हो गया, है ना। तो इस वजह से क्या है, पेट्रोल सबके पास नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जब इतनी सारे कार्स बन गई उसमें जो पेट्रोल लग रहा है उसकी वजह से कंबशन हो रहा है। अब कंबशन की वजह से भाई क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। अब हमें ध्यान आ रहा है, ओ माय गॉड ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, किसको लाओ, ईवी को लाओ, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाओ। तो बच्चे पहले हमने ये चीज़ नहीं सोची, हमने क्या करा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चक्कर में अपने पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर दिया, उसकी बैंड पे आके रख दी, है ना।
आगे चलते हैं बच्चे। Okay. At the international level, the Club of Rome advocated resources conservation for the first time in more systematic way in 1968. एक क्लब ऑफ रोम ने रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, इन्होंने एक सिस्टमैटिक वे निकाला एट द इंटरनेशनल लेवल। तो गांधीयन फिलॉसफी पे चलते हुए, ठीक है, Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. ठीक है? Now, the seminal contribution with respect to the resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission Report 1987. इस रिपोर्ट में बच्चे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में था and advocated it as means of resource conservation. Okay, now which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. और अगला तो हमको पता ही है बच्चे, रियो दे जेनेरियो में, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं बच्चे, ये सारे अटेम्प्ट्स हैं, क्या हैं ये सारे अटेम्प्ट्स हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ resources, for conservation of resources. Okay, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। फॉरेनर अट्रैक्ट क्यों हुए थे ये भी क्लियर होगा, रिसोर्स कंजर्वेशन भी क्लियर होगा,